दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसे नावल को डिस्कस करेंगे जिसके हीरो हीरोइन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जो हीरो था उसे अपने सोशल स्टेटस पर बहुत ज़्यादा प्राउड था और जो हीरोइन थी वो कहती थी कि भले इस घमंडी बंदे से कौन शादी करेगा। लेकिन इस नावल में ये अपने अपने फ्लॉज को ख़त्म करते हैं और नावल के एंड पर शादी के बंधन में बंध जाते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जेन ऑस्टन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस की, जिसमें हमें दिखाया गया कि 19th सेंचुरी के लोग शादी के साथ कितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। इस कहानी की शुरुआत होती है वाइफ मिसिस बेनेट आकर अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट से बोलती है कि तुम यहाँ लाइब्रेरी में ही बैठे रहना, बाहर जो हमारे साथ नेदरफील्ड पार्क है उसमें एक जवान लड़का रहने के लिए आ गया है। ये कहती है मैंने सुना है वो बहुत अमीर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पांचों बेटियों में से किसी एक के साथ उसकी शादी हो जाए और मेरी एक बेटी अपने घर की हो जाए। अच्छा, यहाँ जो ये हस्बैंड है मिस्टर बेनेट, ये जब अपनी वाइफ की बात सुनता है तो ये उसे तंग करने के लिए बोलता है वो आ गया तो मैं क्या करूं, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि उसकी मेरी बेटियों में से किसी के साथ शादी हो। ये सुनकर जो मिसिस बेनेट थी वो गुस्से में आ जाती हैं और वहां से ये कहते हुए चली जाती हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा, इसके बाद ऐसे होता है कि जो ये मिस्टर बेनेट था वो ऐसे करता है कि अपनी वाइफ का दिल रखने के लिए चार्ल्स से मिलने नेदरफील्ड पार्क चला जाता है और फिर आकर ये अपनी फैमिली को बताता है कि मैं उससे मिलकर आ चुका हूँ और अगली बाल पार्टी पर मैं तुम सबको भी उससे मिलवाऊंगा। इनकी ये बात सुनने पर जो लड़कियां थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और मिसिस बेनेट की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर ये अपनी बेटियों से बोलती हैं कि आने वाली बाल पार्टी पर मैं तुम्हें उसके साथ डांस करवाऊंगी और वो तुम में से किसी एक को अपने लिए पसंद भी कर लेगा। अच्छा, यहाँ से टाइम एक दो दिन आगे बढ़ता है और जो चार्ल्स बिंगले था वह इनके घर आ जाता है सलाम दुआ करने के लिए। जैसे ही वो जाने लगता है तो जो ये मिस्टर बेनेट थे वो ऐसे करते हैं कि उसे डिनर का इनविटेशन देते हैं और जो चार्ल्स था वो इस डिनर के इनविटेशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन होता ऐसे है कि जो चार्ल्स था उसे एक इमरजेंसी बन जाती है, इस वजह से वो इस डिनर पर नहीं आ पाता और वो सीधा लंदन वापस चला जाता है। चार्ल्स का ये रवैया देखकर जो पूरी बेनेट फैमिली थी उसका दिल टूट जाता है। लेकिन फिर यहाँ ऐसे होता है कि थोड़े दिनों के बाद जो चार्ल्स था वो वापस नेदरफील्ड पार्क में आ जाता है। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आता बल्कि वो ऐसे करता है कि अपनी बड़ी बहन मिसिज हर्स्ट और उसके हस्बैंड मिस्टर हर्स्ट, साथ ही अपनी छोटी बहन कैरोलिन बिंगले और अपने एक और दोस्त मिस्टर डार्सी को लेकर आ जाता है। यहाँ से स्टोरी कुछ दिन आगे बढ़ती है और फाइनली बाल पार्टी वाला दिन आ जाता है। बाल पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए ये सब मैरिटोन में इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ जो ये बाल पार्टी थी ना, ये एक तरह की डांस पार्टी हुआ करती थी जिसमें जो लड़के लड़कियां होते थे वो डांस करते थे और इस पार्टी में वो एक दूसरे को पसंद कर लेते थे। आज भी ऐसे ही हुआ था। जो ये चार्ल्स था उसकी जैसे ही नज़र जेन पर पड़ी थी तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और किस्मत का खेल देखो कि जो जेन थी उसे भी ये चार्ल्स पसंद आ गया था। अच्छा, फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं और इन्हें डांस करता देख जो मिसिस बेनेट थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि चलो एक की लाइफ तो बन गई है, बाकियों को भी कोई ना कोई मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ डांस करते करते जब इस चार्ल्स की अपने दोस्त पर नज़र पड़ती है तो वो देखता है कि ये अकेला खड़ा है। ये ऐसे करता है कि इसके पास आता है और इससे बोलता है तुम अकेले क्यों खड़े हो, तुम इंजॉय क्यों नहीं कर रहे। ऐसे करो कि जो जेन है इसकी एक छोटी बहन है एलिजाबेथ, तुम उसके साथ डांस कर लो, वो भी बहुत प्यारी है। ये सुनने पर जो डार्सी था वो यहाँ एक रूड सेंटेंस बोल देता है और ये सेंटेंस ही इसके और हीरोइन यानी कि एलिजाबेथ के दरमियान क्लैश का बाइस बन जाता है। यहाँ ये चार्ल्स से कहता है कि वो मेरे लेवल की नहीं है, मैं उसके साथ कोई भी डांस वगैरह नहीं करने वाला। अच्छा, यहाँ ये रिप्लाई सिर्फ चार्ल्स को देता है लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो भी इसकी ये बात सुन लेती है और वो दिल ही दिल में इसको कोसना शुरू कर देती है। ये कहती है कि ये तो बहुत घमंडी और बदतमीज़ है, इसे अपने सोशल स्टेटस का बहुत ज़्यादा प्राउड है, मैं तो इससे कभी भी बात नहीं करूँगी। यहाँ इन दोनों की इसी अकड़ में ये बाल पार्टी भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर बाकी का दिन कुछ भी खास नहीं होता, बस जो मिसिस बेनेट थी वो घर जाकर मिस्टर बेनेट को सारी बाल पार्टी वाली स्टोरी बताती हैं। यहाँ टाइम दोबारा से आगे बढ़ता है और कुछ दिन के बाद जो ये लूकस लॉज था इसके अंदर एक डांस पार्टी थी। अच्छा, जो ये लूकस लॉज है ये सर विलियम का घर है, इसमें ये अपनी वाइफ लेडी लूकस और बच्चों के साथ रहते हैं। इनकी ये पूरी फैमिली बेनेट फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त है और इनकी जो बड़ी बेटी है शार्लेट वो एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है।
अच्छा, यहाँ इस पार्टी पर ऐसे होता है कि जो एलिजाबेथ थी उसकी नज़रें जेन पर टिकी हुई थी। वो चार्ल्स और जेन को इकट्ठा देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। लेकिन यहाँ ये इस बात से बेखबर थी कि एक बंदे की इस पर भी नज़रें जमी हुई थी, और वो बंदा कोई और नहीं था बल्कि मिस्टर डार्सी था। ये वही मिस्टर डार्सी है जो लास्ट गैदरिंग में अकड़ दिखा रहा था, लेकिन आज इसे एलिजाबेथ अच्छी लगनी शुरू हो गई थी। मगर यहाँ ये अभी भी अपने सोशल स्टेटस की वजह से इससे दूर रहेगा। अच्छा, इस पार्टी पर एक और इंटरेस्टिंग बात भी होती है। होता ऐसे है कि जो ये सर विलियम थे, ये डार्सी और एलिजाबेथ का पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। ये इन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों इकट्ठे डांस करो। लेकिन आज ऐसे होता है कि जो एलिजाबेथ थी वो डांस करने से इनकार कर देती है। शायद वो दिल में ये कहना चाह रही थी कि आज ये मेरे लेवल का नहीं है। अच्छा, यहाँ एलिजाबेथ के इनकार सुनकर जो डार्सी था वो थोड़ा सा हर्ट होता है, लेकिन ये उसकी अपनी ही लगाई हुई आग थी। उसने जो पहले दिन नखरे किए थे, उन नखरों के जवाब में आज उसे भी नखरे ही मिल रहे थे। अच्छा, यहाँ ये डांस पार्टी खत्म हो जाती है और जो फोकस था वो लॉन्ग बर्न पर वापस चला जाता है। यहाँ जो एलिजाबेथ की दोनों छोटी बहनें थी, यानी कि किटी और लीडिया, वो मैरी टाउन में मिसिस फिलिप्स के घर जाने की तैयारी कर रही थी। ये मिसिस फिलिप्स मिसिस बेनेट की बहन थी और ये मैरी टाउन में रहती थी। अच्छा, ये दोनों वहाँ इसलिए जा रही थी कि इन दोनों को पता चला था कि अनकरीब ही जो मैरी टाउन है उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स आकर रहने वाले हैं। तो ये ऐसे करती हैं कि सोचती हैं कि हम वहाँ जाकर मिसिस फिलिप्स से मालूमात लेंगे कि वो कब आ रहे हैं और कितने दिनों तक रुकेंगे। अच्छा, इन दोनों के फादर यानी कि मिस्टर बेनेट को जब ये पता चलता है कि मेरी बेटियां ऑफिसर्स के साथ फ्लर्ट करने के लिए उनका इंतजार कर रही हैं, तो ये ऐसे करते हैं कि कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते। ये बस उन्हें इतना बोल देते हैं कि तुम दोनों दिमाग से बिल्कुल फारिग हो। अच्छा, इनकी यही डील इस नावल के लास्ट पर इनके गले में पड़ जाएगी। होता ऐसे है कि इसी डील की वजह से इनकी जो छोटी बेटी है लीडिया, वो इस नावल के लास्ट पर घर से भाग जाएगी और ये वहां बाहर ही शादी कर लेगी। अच्छा, अभी इनके घर में यह सब भी चल रहा था कि इतने में ऐसे होता है कि जो जेन थी उसके लिए कैरोलिन बिंगले की तरफ से एक लेटर आ जाता है। इस लेटर में जो कैरोलिन थी उसने जेन को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया था। वो इस लेटर में कहती है कि चार्ल्स और डार्सी आज रात को बाहर मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ डिनर करेंगे, इसलिए तुम ऐसे करना कि आज के दिन हमारे पास आ जाना। हम दोनों घर पर अकेली हैं और हम सब मिलकर बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगी। ये लेटर सुनकर जो पूरी बेनेट फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अच्छा, यहाँ जो ये मिसिस बेनेट थी वो सिर्फ खुश नहीं होती बल्कि उनके शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आ जाता है। ये ऐसे करती हैं कि अगले दिन जेन से बोलती हैं कि तुम हार्स कैरियज के अंदर बैठकर नहीं जाओगी, बल्कि तुम ऐसे करोगी कि हार्स के ऊपर बैठकर नेदरफील्ड पार्क जाओगी। ये सुनने पर जो जेन थी वो हैरानगी से अपनी मदर की तरफ देखती है कि जब हॉर्स कैरियज घर पर है तो मैं हॉर्स के ऊपर बैठकर क्यों जाऊं। इस पर जो मिसिस बेनेट थी वो इसे बताती हैं कि ऊपर मौसम देखो, अनकरीब बारिश होने वाली है। अगर तुम हॉर्स कैरियज में जाओगी तो तुम वहां से बारिश में भी वापस आ सकती हो, लेकिन अगर तुम हॉर्स के ऊपर बैठकर जाओगी तो वो तुम्हें बारिश में वापस नहीं आने देंगे और तुम आज की रात वहीं नेदरफील्ड पार्क में रुक जाओगी। यह सुनने पर जो लड़कियां थी वो अपनी मदर की ज़ानत को दाद देती हैं और उनसे बोलती हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा चालाक हैं। फिर इसके बाद ऐसे होता है कि जो जेन थी वो हॉर्स के ऊपर बैठकर नेदरफील्ड पार्क चली जाती है। अच्छा, जो ये मिसिस बेनेट थी उनका ये प्लान कुछ ज़्यादा ही काम कर जाता है और होता ऐसे है कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। जेन इस बारिश में भीग कर नेदरफील्ड पार्क पहुंचती है और वहां पहुंचकर ये बीमार पड़ जाती है। जो कैरोलिन थी वो जब जेन को बीमार देखती है तो वो इसे वापस नहीं भेजती, बल्कि ऐसे करती है कि वो एक लेटर लिखती है और ये लेटर वो लॉन्ग बर्न में भेज देती है। इस लेटर में कैरोलिन ने लिखा था कि जेन बीमार है और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक वो हमारे पास नेदरफील्ड पार्क में ही रुकेगी। साथ ही जो ये कैरोलिन थी उसने ये भी लिखा था कि आप उसके बारे में किसी किस्म की चिंता ना करें, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन बैन तो बैन होती है। एलिजाबेथ जब ये सुनती है कि जेन बीमार है तो वो ऐसे करती है कि अपने घर वालों से बोलती है कि मैं जेन के पास नेदरफील्ड पार्क जा रही हूँ। एलिजाबेथ की ये बात सुनने पर जो उसकी मदर थी वो इसे बताती हैं कि हमारा हॉर्स कैरियज घर पर नहीं है, तुम ऐसे करो कि घर पर ही रहो, तुम वहां कैसे जाओगी। लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो इनकी एक नहीं सुनती और अकेले 3 मील का फासला पैदल तय करके नेदरफील्ड पार्क पहुंच जाती है।
इसे कीचड़ में लिपटा देखकर जो कैरोलिन और मिसिस आस्ट थी वो इसे हकारत भरी नजरों से देखती हैं और एक दूसरे के कानों में बोलने लगती हैं कि देखो ये कितनी गंदी और जंगली लग रही है, इसमें तो कोई भी मैनर्स नहीं है। दूसरी तरफ जब मिस्टर डार्सी इसे इस हालत में देखता है तो वह ये नोट करता है कि पैदल चलकर आने की वजह से इसका चेहरा पहले से ज्यादा ग्लो कर रहा है और ये पहले से बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। फिर इसके बाद इसे जेन के पास ले जाया जाता है। अच्छा, यहाँ जो एलिजाबेथ थी वो आई सिर्फ आज के दिन के लिए थी कि बस एक बार जाकर जेन को देख लूं। लेकिन होता ऐसे है कि जो जेन थी वो इसे वापस नहीं भेजना चाहती थी। जेन की ये फीलिंग्स देखकर जो कैरोलिन थी वो एलिजाबेथ से बोलती है कि जब तक जेन ठीक नहीं हो जाती तुम ऐसे करो कि तुम हमारे पास रुक जाओ और जब ये ठीक होगी तो तुम दोनों बहनें इकट्ठी वापस चली जाना। एलिजाबेथ इसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वहीं नेदरफील्ड पार्क में रहना शुरू कर देती है। अच्छा, अपने इस स्टे में जो एलिजाबेथ थी वह एक बात नोट करती है कि जो ये कैरोलिन और मिसिस आस्ट हैं उन्हें जेन की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है। वो दोनों कभी गाना बजाती थी और कभी पियानो बजाकर अम्यूजमेंट हासिल करती थी। इसके अलावा जो एलिजाबेथ थी वो एक और बात भी नोट करती है कि जो चार्ल्स था वो जेन की बीमारी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था और वो अपना ज्यादातर टाइम जेन के साथ बातें करने में गुजारता था। एलिजाबेथ चार्ल्स का ये बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो ये तो जेन के साथ सिंसियर है। अच्छा, इसके अलावा जो एलिजाबेथ थी उसके स्टे के दौरान एक और इंटरेस्टिंग बात भी होती है। जो एलिजाबेथ और डार्सी थे वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। शुरुआत में तो जो एलिजाबेथ थी वो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें थोड़ी सी दोस्ती होने लगी थी। यहाँ जो डार्सी था उसे तो ये अच्छी लग रही थी, लेकिन वो अपने सोशल स्टेटस पर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था कि शादी तो मैं अपने लेवल की लड़की के साथ ही करूंगा। अच्छा, यहाँ जो एक कैरोलिन थी वो भी डार्सी से मोहब्बत करती थी। जब वो एलिजाबेथ और डार्सी को एक दूसरे के करीब आता देखती थी तो वह जल कर कोयला हो जाती थी और फिर ऐसे करती थी कि एलिजाबेथ की एब्सेंस में ये डार्सी के पास आकर उसके कान भरने लगती थी। ये डार्सी से बोलती थी कि एलिजाबेथ और उसका खानदान बहुत ज्यादा बेवकूफ है, उनसे जो भी शादी करेगा वो पूरी जिंदगी पछताता रहेगा। फिर इसके बाद टाइम दोबारा से 2-3 दिन आगे चला जाता है और बताया जाता है कि जो एलिजाबेथ थी वो अपनी मदर को एक लेटर भेजती है और उनसे बोलती है कि हमें आकर ले जाएं। लेटर पढ़ने पर जो मिसिस बेनेट थी वो लीडिया और किटी को साथ लेती हैं और नेदरफील्ड पार्क में पहुंच जाती हैं। यहाँ आने पर जो मिसिस बेनेट थी वो एक और गेम खेल जाती हैं। ये भी चाह रही थी कि जो जेन है वो यहाँ कुछ और टाइम स्पेंड करे। ये एलिजाबेथ से बोलती हैं कि अभी तो जेन बीमार है, उसे यहाँ से ले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम दोनों बहनें कुछ दिन और यहाँ रुक जाओ, जब जेन सही हो जाएगी तो तुम दोनों वापस आ जाना। एलिजाबेथ ये सुनने पर थोड़ी सी अपसेट होती है और फिर इन सब के कहने पर ये वहाँ रुकने की हामी भर लेती है। अच्छा, यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद जो जेन और एलिजाबेथ थी वो ऐसे करती हैं कि अपनी मदर मिसिस बेनेट को एक लेटर लिखती हैं और उनसे बोलती हैं कि हमारे लिए एक हॉर्स कैरियज भेज दें क्योंकि अब जेन ठीक हो चुकी है। मिसिस बेनेट जब ये सुनती हैं तो हर बार की तरह इस बार भी बहाना बना लेती हैं और इन दोनों से बोलती हैं कि हमारा हॉर्स कैरियज घर पर नहीं है, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आता तुम दोनों नेदरफील्ड पार्क में ही रुको। जेन और एलिजाबेथ जब अपनी मदर का रिप्लाई पढ़ती हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा होती हैं और फिर ऐसे करती हैं कि जो चार्ल्स बिंगले है उससे उसका हॉर्स कैरियज मांग लेती हैं। ये दोनों चार्ल्स का हॉर्स कैरियज लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं और घर पहुंचने पर ऐसे होता है कि जो मिस्टर बेनेट थे वो इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि जो इनकी मदर थी मिसिस बेनेट वो इन दोनों के जल्दी वापस आने पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। फिर इसके बाद ये सब ऐसे करते हैं कि गप्पे मारने लगते हैं और गप्पों में भी ऐसे होता है कि जो मैरी थी वो हमेशा की तरह अपनी किताब ही पढ़ती रहती है, जबकि जो लीडिया और किटी थी वो इन्हें बताती हैं कि हमने ऑफिसर्स के साथ डिनर किया है और हमने उनके साथ कैसे एंजॉय किया है। यहाँ से टाइम दोबारा से कुछ दिन आगे बढ़ता है और कुछ दिन के बाद ऐसे होता है कि लॉन्ग बर्न में रहने के लिए मिस्टर कॉलिंस नाम का एक प्राइस्ट आ जाता है। ये मिस्टर कॉलिंस जो है ये मिस्टर बेनेट का दूर का कज़न था। ये एक बेवकूफ़ कैरेक्टर है, इसे बातें करने का बहुत ज़्यादा शौक है।
अच्छा, बातें करने के साथ साथ इसे अपनी पैट्रॉन लेडी कैथरीन की तारीफ करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। ये ऐसे करता था कि हर टाइम उनके गीत गाता रहता था। फिर यहाँ जो बेनेट फैमिली थी उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। जो मिसिस बेनेट थी वो इसे देखकर गुस्से में आ जाती हैं, क्योंकि जो मिस्टर कॉलिंस था वही इनके घर लॉन्ग बर्न का होने वाला वारिस था। मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद ये घर उसके नाम हो जाना था। अच्छा, यहाँ एक और बात बता दूं कि जब ये नावल लिखा गया था उस टाइम इंग्लैंड में रिवाज था कि जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ मेल वारिस को मिल सकती थी। अगर किसी का मेल वारिस नहीं होता था तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो उसके दूर के रिश्तेदारों के पास चली जाया करती थी। यहाँ मिस्टर बेनेट के साथ भी ऐसे ही होना था, क्योंकि इनकी सिर्फ 5 बेटियां थीं, इनका कोई भी बेटा नहीं था। तो कानूनन जो इनका घर था यानी कि लॉन्गबर्न वो इनकी डेथ के बाद मिस्टर कॉलिंस के पास चला जाना था। मिसिस बेनेट ये सब सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अच्छा, आप मिसिस बेनेट की तरह आप लोगों को भी लग रहा होगा कि जो ये मिस्टर कॉलिंस है वो यहाँ अपना घर देखने आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके यहाँ आने का जो एक मेन पर्पस था वो ये था कि मैं यहाँ आकर मिस्टर बेनेट की 5 बेटियों में से किसी एक के साथ शादी कर लूँ। लेकिन होता ऐसे है कि इसकी किस्मत में इन 5 बेटियों में से एक बेटी भी नहीं लिखी थी। ये इनके घर से खाली हाथ ही वापिस जाता है। फिर यहाँ टाइम दोबारा से आगे बढ़ता है और रात को ये सब डिनर करने लगते हैं। डिनर करते करते जो मिस्टर कॉलिंस था वो यहाँ भी अपनी पैट्रॉन लेडी कैथरीन के गीत गाने लगता है। ये इन सब को बताता है कि लेडी कैथरीन ने मुझे चर्च में जॉब दिलवाई है और वो ही मेरा सारा खर्चा उठाती हैं। अच्छा, जो मिस्टर कॉलिंस था वो यहाँ अपने आने का पर्पस नहीं भूलता। वो ऐसे करता है कि सारी बेनेट सिस्टर्स को गौर से देखता है और फिर उनमें से जेन को अपने लिए पसंद कर लेता है। जेन को पसंद करने के बाद ये ऐसे करता है कि अगले दिन मिसिस बेनेट के पास आता है और उनसे बोलता है कि अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ। इस पर जो मिसिस बेनेट थी वो इससे बोलती हैं कि हाँ बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। यह सुनने पर जो मिस्टर कॉलिंस था वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में आता है और इनसे बोलता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपकी 5 बेटियों में से किसी एक के साथ शादी कर सकूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे इनकार नहीं करेंगी और अपनी किसी एक बेटी की मेरे साथ शादी करवा देंगी। मिसेस बेनेट जैसे ही ये सुनती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और जो उन्हें एक मिस्टर कॉलिंस पर पहले गुस्सा था वो उनका गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये कॉलिंस से बोलती हैं कि देखो, मेरी जो 4 छोटी बेटियां हैं तुम उनमें से जिसे चाहे पसंद कर लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है जेन, उसका पहले ही चार्ल्स के साथ रिश्ता तय हो चुका है और हम अनकरीब उन दोनों की इंगेजमेंट करने वाले हैं। इसलिए तुम इन चारों में से जिसे चाहे चुन लो। मिस्टर कॉलिंस जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सा हर्ट होता है, क्योंकि उसे तो जेन ही पसंद आई थी। लेकिन फिर वो ऐसे करता है कि अपने दिल में कहता है चलो जेन की तो एंगेजमेंट होने वाली है, अब मैं ऐसे करूंगा कि अपना फोकस एलिजाबेथ की तरफ शिफ्ट कर लूंगा। एलिजाबेथ को हासिल करने के मिशन के तहत ये ऐसे करता है कि जब लड़कियां मैरीटोन जा रही होती हैं तो ये उनके साथ चिपक जाता है। ये उनसे बोलता है कि तुम लोग मुझे भी मैरीटोन ले जाओ। ये सुनने पर जो लड़कियां थी वो इसे भी मैरीटोन लेकर चली जाती हैं। लेकिन मैरीटोन पहुंचने पर ऐसे होता है कि इसका पत्ते ही साफ हो जाता है। वहाँ एक आर्मी ऑफिसर मिस्टर डैने ऐसे करता है कि इन्हें एक और ऑफिसर मिस्टर विकम के साथ मिलवाता है। मिस्टर विकम को देखते ही जो ये सारी बेनेट सिस्टर्स थीं वो उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं और उन्हें ऐसे लगता है कि ये उन सब के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इवन जो एलिजाबेथ थी उसे भी ये मिस्टर विकम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो भी ये सोच रही थी कि ये मेरे लिए ही बना है। अच्छा, यहाँ जो ये मिस्टर विकम है ये हमारे इस नावल का एंटेगोनिस्ट है, यानी कि ये ही इस नावल का विलन है। इसकी भोली भाली शक्ल सूरत पर बिल्कुल भी ना जाना, ये एक नंबर का चालाक और मक्कार है। हमें इसकी मक्कारियों का नावल में आगे जाकर पता चलेगा। अभी इन सब की ये डिस्कशन चल ही रही होती है, कितने में वहां से डार्सी और चार्ल्स भी आ जाते हैं और जैसे ही डार्सी यहाँ मिस्टर विकम को देखता है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है। बेनेट सिस्टर्स में से कोई भी इस बात को नोट नहीं करती, लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो इस बात को नोट कर लेती है और सोच में पड़ जाती है कि डार्सी का इसके साथ क्या मामला है। दूसरी तरफ जो चार्ल्स था वो इन सब को बताता है कि मैं और डार्सी जेन का पता करने के लिए लॉन्गबर्न में आ रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम सब हमें रास्ते में ही मिल गए हो। फिर इसके बाद ऐसे होता है कि ये सब कुछ देर बातें करते हैं और जल्द ही जो चार्ल्स था वो वहां से डार्सी को लेकर वापस चला जाता है।
इन दोनों के जाने पर ये सारी बेनेट सिस्टर्स ऐसे करती हैं कि अपनी आंट मिसिस फिलिप्स के घर पहुंच जाती हैं, और वहां पहुंचने पर जो लीडिया थी वो अपनी आंट से बोलती हैं कि अब आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। लीडिया उनसे बोलती है कि आप हमें ये बताएं कि ये विकम कौन है और ये कब से यहाँ मैरीटोन में रह रहा है। यह सुनने पर जो आंट थी वो इन्हें बताती हैं कि मैं इसे नहीं जानती, ये कल ही यहाँ आया है, लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, मैं मिस्टर फिलिप्स से बोलकर इसे डिनर पर बुलवाऊंगी। तुम सब ऐसे करना कि कल डिनर पर आ जाना। फिर अगले दिन ऐसे होता है कि बेनेट सिस्टर्स और मिस्टर कॉलिंस मिसिस फिलिप्स के घर डिनर करने पहुंच जाते हैं, और यहाँ ऐसे होता है कि जो विकम और एलिजाबेथ थे वो दोनों एक दूसरे के पास आकर बैठ जाते हैं। यहाँ विकम के मैनर्स को देखकर जो एलिजाबेथ थी वो इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और अपने दिल में सोचने लगती है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, फिर ये दोनों ऐसे करते हैं कि बातों बातों में डार्सी का जिक्र करने लगते हैं। विकम यहाँ एलिजाबेथ को बताता है कि डार्सी मेरे बचपन का दोस्त है। ये कहता है कि मेरे फादर डार्सी के फादर के स्टीवर्ड थे, और मेरे फादर की डेथ के बाद डार्सी के फादर ने मेरा ख्याल रखा है। वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे, और उन्होंने मुझसे वादा कर रखा था कि वो मुझे चर्च में जॉब देंगे। लेकिन फिर उनकी डेथ के बाद सब कुछ बदल गया था। जो डार्सी है उसने मेरे हिस्से के पैसे भी खा लिए थे, और उसने मुझे वो जॉब भी नहीं दी थी। ये ऐड करता है और कहता है कि मैं आज डार्सी की वजह से इस हाल में पहुंच चुका हूं, वरना मुझे आर्मी में आने का कोई भी शौक नहीं था। इसके साथ साथ ये एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि डार्सी की बहन जॉर्जियाना भी बिल्कुल उसके जैसी है। उसने भी मेरी कोई मदद नहीं की थी, उल्टा वो भी अपने भाई के जुर्म में बराबर की शरीक है। एलिजाबेथ ये सारी झूठी स्टोरी सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, और ऐसे करती है कि अपने दिल में डार्सी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। ये कहती है कि वो घमंडी तो था ही, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा भी गिर सकता है। फिर इसके बाद ऐसे होता है कि जो मिस्टर कॉलिंस था वो मिसिस फिलिप्स को लेडी कैथरीन की अजमतों के बारे में बता रहा था। वहाँ लेडी कैथरीन का नाम सुनकर जो विकम है वो एलिजाबेथ को बताता है कि लेडी कैथरीन कोई और नहीं है, बल्कि वो मिस्टर डार्सी की आंट हैं। इसके साथ ये एडिशन करता है और कहता है कि उनकी जो बेटी है एन डी बोर्ज वो फ्यूचर में डार्सी की वाइफ बनेगी। यह सुनने पर जो एलिजाबेथ थी वो खुश हो जाती है, और अपने दिल में सोचती है कि कैरोलिन बिंगले जो प्लानिंग कर रही है वो एक न एक दिन फेल हो जाएगी। फिर इसके बाद ये पार्टी भी खत्म हो जाती है, और घर आने पर जो एलिजाबेथ थी वो जेन को सब कुछ बताती है कि कैसे डार्सी ने विकम को धोखा दिया है। लेकिन जो जेन थी वो बहुत ज्यादा मासूम थी। वो ऐसे करती है कि एलिजाबेथ से बोलती है कि हम विकम की बातों को सुनकर डार्सी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हो सकता है कि स्टोरी का कोई दूसरा रुख भी हो। लेकिन जो एलिजाबेथ थी उसकी आंखों पर तो विकम के प्यार की पट्टी बंध चुकी थी। वो ऐसे करती है कि जेन की बात नहीं मानती और डार्सी को क्रिटिसाइज ही करती रहती है। इस बात को थोड़ी ही देर गुजरती है कि चार्ल्स और उसकी बहनें लॉन्गबर्न में आ जाते हैं, और वो इन्हें बाल पार्टी का इनविटेशन देकर वापस अपने घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो बेनेट फैमिली थी उसमें तो खुशियों का समा बन गया था। जेन सोच रही थी कि वो चार्ल्स के साथ डांस करेगी, जबकि जो एलिजाबेथ थी वो ये सोच रही थी कि मैं विकम के साथ डांस करूंगी। जबकि इनकी जो बाकी की दोनों छोटी बहनें थी यानी कि लीडिया और किटी, वो सोच रही थी कि हम सब के साथ डांस करेंगी। यहाँ ऐसे होता है कि जो एलिजाबेथ थी उसकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए मिस्टर कॉलिंस इसके पास आ जाता है। वो इससे बोलता है कि मैं इस बाल पार्टी पर तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ, इसलिए तुम ऐसे करना कि अपने पहले दोनों डांस मेरे साथ करना। एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है, और उसे समझ आ जाती है कि जो मिस्टर कॉलिंस है उसने इन सब बहनों में से मुझे चूज कर लिया है। यहाँ से फिर अगला दिन शुरू होता है, और ये सब नेदरफील्ड पार्क में बाल पार्टी के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर ऐसे होता है कि एलिजाबेथ को एक सैड न्यूज मिलती है। इसे बताया जाता है कि आज विकम इस बाल पार्टी पर आए ही नहीं है। एलिजाबेथ जैसे ही ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, और अपने दिल ही दिल में डार्सी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद ये ऐसे करती है कि मजबूरी में कॉलिंस के साथ डांस करती है, और जैसे ही ये दोनों डांस करना बंद करते हैं तो वहाँ मिस्टर डार्सी आ जाता है, और वो आकर एलिजाबेथ से बोलता है कि आज मेरे साथ भी डांस करो। अच्छा, आज अनएक्सपेक्टेड बात हो जाती है। जो एलिजाबेथ थी वो इनकार करने की बजाय डार्सी के साथ डांस करने लगती है। लेकिन होता ऐसे है कि डांस करते करते जो एलिजाबेथ थी वो विकम को डिस्कस करने लगती है। ये डार्सी से बोलती है कि विकम तुमसे दोस्ती टूटने पर बहुत ज्यादा परेशान है। वो अब भी तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता है, और वो तुम्हारी दोस्ती के बिना नहीं रह सकता।
अच्छा, जो डार्सी था वो ये सुनने पर अपने आप को डिफेंड नहीं करता। वो ऐसे करता है कि थोड़ी देर के बाद एलिजाबेथ के साथ डांस करना बंद कर देता है। इस डांस के बाद ऐसे होता है कि जो बेनेट फैमिली थी वो इस बाल पार्टी पर अपनी इज्जत का कबाड़ा कर लेती है। ये ऐसे काम करते हैं कि वहां मौजूद सारे लोग इनके ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ऐसे होता है कि जो मिस्टर कॉलिंस था उसे जैसे ही पता चलता है कि डार्सी लेडी कैथरीन का भांजा है, तो ये फौरन उसके पास पहुंच जाता है और उसकी चापलूसी करने लगता है। ये उससे बोलता है कि मुझे तो अब पता चला है कि आप लेडी कैथरीन के भांजे हैं, आपसे मिलकर तो मेरी किस्मत जाग गई है। बेनेट फैमिली जब मिस्टर कॉलिंस का ये बिहेवियर देखती है तो वो सब बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं कि हम किस बेवकूफ के साथ इस बाल पार्टी पर आ गए हैं। ये तो अभी शुरुआत थी। इसके बाद ऐसे होता है कि जो मिसिस बेनेट थी वो लेडी लूकस को ऊंची आवाज में बताती हैं कि अनकरीब हम चार्ल्स और जेन की शादी करने वाले हैं। अच्छा, ये इतना ऊंचा बताती हैं कि दूर खड़ा डार्सी भी ये बात सुन लेता है और वो अपने दिल में सोचना शुरू कर देता है कि ये कब हो रहा है, मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। अच्छा, रियलिटी में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा, मिसिस बेनेट के बाद जो इनकी बहन थी मैरी, वो ऐसे करती है कि इनकी बची खुची इज्जत का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो अपनी सुरीली आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है। उसका गाना इतना बेसुरा था कि लोग उसके ऊपर हंसने लगे थे। चलो, लोग तो लोग थे, जो उसकी अपनी छोटी बहनें थी यानी कि किटी और लीडिया, वो भी साइड पर खड़ी होकर उसका मजाक उड़ा रही थीं। एलिजाबेथ ये सब देखकर शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है और अपने दिल ही दिल में वो अपनी फैमिली को क्रिटिसाइज करने लगती है। ये कहती है कि मैं किन नमूनों के घर पैदा हो गई हूँ जो सारी सोसाइटी में हमारी बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इनकी इसी बेइज्जती में ये बाल पार्टी भी खत्म हो जाती है और जो ये बाल पार्टी थी वो ही जेन और चार्ल्स के दरमियान दूरी का बाइस भी बनेगी। पार्टी खत्म होने के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और जो मिस्टर कॉलिंस था वो अपना मिशन नहीं भूलता। वो ऐसे करता है कि एलिजाबेथ के पास आता है और इसे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर देता है। अच्छा, जो एलिजाबेथ थी उसे कॉलिंस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता। वो तो पहले से ही विकम में इंटरेस्टेड थी, तो वो ऐसे करती है कि इसे इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। अच्छा, मिसिस बेनेट तक जब ये खबर पहुंचती है कि जो एलिजाबेथ है उसने मिस्टर कॉलिंस का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया है, तो वो ऐसे करती है कि मिस्टर बेनेट के पास जाती है और उनसे बोलती है कि तुम इस लड़की को समझाओ ये कॉलिंस के रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अच्छा, जो मिस्टर बेनेट थे वो मिसिस बेनेट के साथ याद कर जाते हैं। वो ऐसे करते हैं कि एलिजाबेथ से बोलते हैं कि देखो, तुम्हारी मदर चाहती हैं कि तुम कॉलिंस के साथ शादी कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी मदर तुमसे नाराज हो जाएंगी और वो सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगी। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें एक और बात बता दूं, अगर तुम मिस्टर कॉलिंस के साथ शादी के लिए हाँ कर दोगी तो मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। इसलिए तुम्हारे पास अब एक ही ऑप्शन है, अपने पेरेंट्स में से जिसे चाहे चूज कर लो। एलिजाबेथ जैसे ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने फादर की तरफ प्यार भरी नजरों से देखती है कि थैंक यू, आपने मेरा इतना साथ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो मिसिस बेनेट थी वो ये सुनने पर आग बगोला हो जाती हैं और वो मिस्टर बेनेट को बुरा भला बोलकर वहां से जेन के पास चली जाती हैं। ये जेन से बोलती हैं कि तुम या एलिजाबेथ को कुछ समझाओ, एलिजाबेथ तुम्हारी बात सुन लेगी। लेकिन जो जेन थी वो इनसे बोलती है कि मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, आप दोनों अपना ये मैटर खुद ही सॉल्व करें। मिसेस बेनेट यहाँ जेन का इनकार सुनकर दोबारा से गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन ये हार नहीं मानती और ऐसे करती हैं कि एलिजाबेथ की दोस्त शार्लेट से बोलती हैं कि बेटा तुम भी मेरी मदद करो। अच्छा, जो ये शार्लेट थी ये भी यहाँ मिसिस बेनेट के साथ गेम खेल जाती है। इसे जब पता चलता है कि मिस्टर कॉलिंस अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है तो ये ऐसे करती है कि मिस्टर कॉलिंस को टाइम और इम्पोर्टेंस देने लगती है ताकि मिस्टर कॉलिंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। अच्छा, इसका ये प्लान आगे जाकर काम भी कर जाएगा और जो मिस्टर कॉलिंस है वो इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देगा। अगले दिन ऐसे होता है कि जेन के लिए कैरोलिन की तरफ से एक लेटर आ जाता है। एलिजाबेथ के पूछने पर जो जेन थी वो इसे बताती है कि इस लेटर में लिखा है चार्ल्स लोग वापस लंदन चले गए हैं और वो अगले 6 मंथ्स तक वहीं रुकेंगे। लेटर में ये भी लिखा है कि जो चार्ल्स है वो जॉर्जियाना से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और हो सकता है कि वो फ्यूचर में हमारी सिस्टर इन लॉ भी बन जाए। जेन ये सब बताकर रोने लगती है और कहती है कि अब मुझे चार्ल्स कभी भी नहीं मिल सकेगा, वो वहां जाकर जॉर्जियाना के साथ शादी कर लेगा। एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो वो जेन को दिलासा देते हुए बोलती है कि फिक्र ना करो, मैंने चार्ल्स की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है।
वो इस मोहब्बत की खातिर एक न एक दिन वापस ज़रूर आएगा। यहाँ से फिर अगला दिन शुरू हो जाता है और अगले दिन जो मिस्टर कॉलिंस था वो ऐसे करता है कि शार्लेट को प्रपोज कर देता है और जो शार्लेट थी वो इसका प्रपोजल खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छा, बेनेट फैमिली को जैसे ही ये खबर मिलती है तो वो सब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जो मिसेस बेनेट थी वो तो शार्लेट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो कहती हैं कि चलो एलिजाबेथ ने तो इनकार कर दिया था लेकिन मेरी बाकी की भी तो 3 बेटियां थी ना, क्या पता कॉलिंस उनमें से किसी को पसंद कर लेता। लेकिन शार्लेट ने तो मेरे सारे प्लान पर ही पानी फेर दिया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। यहाँ टाइम दोबारा से कुछ दिन आगे बढ़ता है और हर साल की तरह इस साल भी ईस्टर को सेलिब्रेट करने के लिए मिसिस बेनेट का भाई मिस्टर गार्डिनर और उसकी वाइफ मिसिस गार्डिनर लॉन्गबर्न में रहने के लिए आ जाते हैं। इन दोनों के आने पर जो बेनेट फैमिली थी वो बहुत ज्यादा खुश थी, स्पेशली जो जेन और एलिजाबेथ थी वो मिसिस गार्डिनर के साथ बहुत ज्यादा अटैच थी और ये दोनों मिसिस गार्डिनर के साथ अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती थी। अच्छा, जो ये मिसिस गार्डिनर थी वो लॉन्गबर्न में आकर 2 इम्पोर्टेंट काम करती हैं। पहला काम ये करती हैं कि जेन को डिप्रेस्ड देखकर ये उससे बोलती हैं कि तुम ऐसे करना, हमारे साथ लंदन चलना, वहां जाकर तुम इस सब से बाहर निकल आओगी और तुम जल्दी दोबारा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगोगी। जेन इनकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उनके साथ लंदन जाने के लिए राजी हो जाती है। दूसरा काम ये करती हैं कि एलिजाबेथ को विकम के बारे में वार्न करती हैं। ये एलिजाबेथ से बोलती हैं कि तुम्हारा और विकम का कोई मैच नहीं है, तुम आसमान हो तो विकम जमीन है, उसके पास कोई भी रकम नहीं है, वो कल को तुम्हें क्या खिलाएगा। ये कहती हैं कि इस मामले में बिल्कुल भी जल्दी ना करना और अपनी मोहब्बत में आकर इतनी अंधी ना हो जाना कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। एलिजाबेथ जब अपनी आंट की ये बात सुनती है तो इनसे बोलती है कि आप फिक्र ना करें, मैं एहतियात से काम लूंगी और ऐसा कोई काम भी नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मिसिस गार्डिनर अपने ये दोनों इम्पोर्टेंट काम करने के बाद ऐसे करती हैं कि कुछ दिन लॉन्गबर्न में रहती हैं और फिर फाइनली जेन को वहां से लेकर लंदन वापस चली जाती हैं। फिर अगला दिन शुरू होता है और फाइनली शार्लोट और मिस्टर कॉलिंस की भी शादी हो जाती है और जो मिस्टर कॉलिंस था वो ऐसे करता है कि वहां चर्च से ही शार्लोट को लेकर हंसफोर्ड वापस चला जाता है। यहाँ से जो सीन था वो लंदन की तरफ शिफ्ट हो जाता है और बताया जाता है कि जो जेन थी उसे फाइनली रियलाइज हो चुका था कि कैरोलिन बिंगले उसके साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। इसे समझ आ गई थी कि वो इसकी कोई दोस्त वोस्त नहीं है, बस वो दिखावा कर रही थी और वो नहीं चाहती कि चार्ल्स और जेन की कभी शादी हो। दूसरी तरफ एलिजाबेथ के साथ भी जो विकम था वो गेम खेल जाता है। वो ऐसे करता है कि अपना जो फोकस था वो एलिजाबेथ की बजाय मिस किंग की तरफ शिफ्ट कर लेता है। जो ये मिस किंग थी इसे हाल ही में 10,000 पाउंड्स मिले थे, तो जो विकम था वो ऐसे कर रहा था कि इसके आगे पीछे फिर रहा था कि किसी तरह से मैं ये दौलत हथिया लूं। इन शॉर्ट के अब एलिजाबेथ और मिस्टर विकम की लव स्टोरी की भी एंडिंग हो चुकी थी। फिर यहाँ से टाइम कुछ दिन आगे बढ़ता है और एलिजाबेथ, मारिया और सर विलियम हंसफोर्ड के लिए निकल पड़ते हैं। अच्छा, रास्ते में से इन्होंने लंदन से गुजर कर जाना था तो ये सब ऐसे करते हैं कि वहाँ मिसिस गार्डिनर के घर भी चले जाते हैं। वहाँ एलिजाबेथ जेन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर शाम को ये सब शॉपिंग करने और ड्रामा देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। ड्रामा देखते देखते जो मिसिस गार्डिनर थी वो एलिजाबेथ को बताती हैं कि तुम्हें आज जेन जितनी खुश नजर आ रही है ये आज से पहले इतनी खुश नहीं थी। ये कैरोलिन के रूड बिहेवियर की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट थी और इसने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी लाइफ में कभी भी कैरोलिन से नहीं मिलूंगी। फिर इसके बाद मिसिस गार्डिनर बोलती हैं कि हम सब ने समर में लेक डिस्ट्रिक्ट में ट्रिप पर जाना है, तुम ऐसे करना कि तुम भी हमारे साथ चलना और वहाँ का नेचुरल व्यू और लेक्स देखकर तुम बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगी। एलिजाबेथ जैसे ही ऑफर सुनती है तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो अपनी आंट से बोलती है कि मैं आपके साथ इस ट्रिप पर ज़रूर जाऊंगी। यहाँ से फिर अगला दिन शुरू होता है और ये सब पर्सनेज पहुंच जाते हैं। अच्छा, वहां पहुंचने पर ऐसे होता है कि जो शार्लेट और कॉलिंस थे वो इन्हें पहले ही वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे। इतना वार्म वेलकम देखकर जो एलिजाबेथ थी वो सोचती है कि मेरा यहाँ आने का फैसला बिल्कुल सही था। इनके आने के अगले दिन ऐसे होता है कि लेडी कैथरीन की बेटी एन डी बोर और उसकी गवर्नेंस मिसिस जैक्सन इन्हें डिनर का इनविटेशन देने के लिए आ जाती हैं। और डिनर का इनविटेशन मिलने पर जो मिस्टर कॉलिंस था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये अपने दिल में सोचता है कि अब मैं एलिजाबेथ को दिखाऊंगा कि उसने मुझे रिजेक्ट करके कितनी बड़ी गलती की है।
फिर अगले दिन ये सब डिनर करने के लिए रोजिंग्स पार्क पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने पर एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन बॉसी नेचर की एक औरत है जिन्हें अपने सोशल स्टेटस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। डिनर पर ये ऐसे करती हैं कि एलिजाबेथ से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछती हैं। ये उससे कहती हैं कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं, क्या वो भी प्यारी हैं, क्या वो भी पढ़ी लिखी हैं, वगैरह वगैरह जैसे क्वेश्चंस करती हैं। फिर इनका जवाब मिलने के बाद ये ऐसे करती हैं कि जो शार्लेट थी उसे एक ब्रीफ लेक्चर देती हैं कि तुमने अपने घर को कैसे संभालना है और अपनी गायों और मुर्गियों का कैसे ख्याल रखना है। इनके इसी लेक्चर में ये डिनर पार्टी भी खत्म हो जाती है और फिर जैसे ही अगला दिन शुरू होता है तो जो सर विलियम थे वो वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जाते जाते वो तसल्ली बख्श थे कि जो कॉलिंस है वो मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। सर विलियम के जाने के बाद जो डार्सी था वो अपने एक और कज़न कर्नल फिट्स विलियम के साथ रोजिंग्स पार्क में रहने के लिए आ जाता है। उनके आते ही मिस्टर कॉलिंस ऐसे करता है कि उन दोनों को लेकर अपने घर में आ जाता है। यहाँ एलिजाबेथ को देखकर जो डार्सी था वो शॉक में चला जाता है और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ जो कर्नल फिट्स विलियम था वो इन सब के साथ घुल मिल जाता है और उसकी और एलिजाबेथ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद कभी ये दोनों यहाँ आ जाया करते थे और कभी जो ये एलिजाबेथ लोग थे ये रोजिंग्स पार्क में चले जाया करते थे। रोजिंग्स पार्क के अलावा एलिजाबेथ एक और सुनसान जगह पर वॉक करने के लिए भी जाया करती थी क्योंकि यहाँ इसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। लेकिन एक दिन ऐसे होता है कि डार्सी भी इस रास्ते पर निकल आता है और जब पहली बार उसका और एलिजाबेथ का इस रास्ते पर सामना होता है तो एलिजाबेथ उसे देखकर घबरा जाती है। एलिजाबेथ अपने दिल में कहती है कि ये यहाँ किधर आ गया है, ये जगह तो सिर्फ मेरी थी। फिर इसके बाद ऐसे होता है कि ये दोनों इस रास्ते पर अक्सर आया जाया करते थे और इनकी भी थोड़ी बहुत बॉन्डिंग बनने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता एलिजाबेथ का दिल भी डार्सी के लिए साफ हो रहा था। लेकिन एक दिन अनजाने में ऐसे होता है कि जो कर्नल फिट्स विलियम था वो एक ऐसी बात कर देता है कि एलिजाबेथ की सारी फीलिंग्स गुस्से में बदल जाती हैं और वो डार्सी को कोसना शुरू कर देती है। फिट्स विलियम इसे बातों बातों में बताता है कि डार्सी बहुत अच्छे काम करता है। जैसे कि उसका एक दोस्त निचले खानदान में शादी करने वाला था, वो पूरा खानदान ही बेवकूफ और पागलों से भरा पड़ा था, लेकिन जो डार्सी था इसने अपने दोस्त को वहां शादी करने से बचा लिया था। डार्सी ने ऐसे काम किए थे कि उसका दोस्त खुद ही उस लड़की से दूर हो गया था और डार्सी की वजह से उसके दोस्त की रेपुटेशन खराब होने से बच गई थी। एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो उसे समझ आ जाती है कि ये किसी और लड़की की बात नहीं कर रहा बल्कि ये जेन की बात कर रहा है। ये रियलाइज होने पर जो एलिजाबेथ थी वो गुस्से में आग बगोला हो जाती है और फिर घर जाकर बाकी का सारा दिन रोने में ही गुजारती है। फिर यहाँ से अगला दिन शुरू होता है और इन सब ने आज रोजिंग्स पार्क जाना था, लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो बीमारी का बहाना बना लेती है और रोजिंग्स पार्क नहीं जाती। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे होता है कि पार्सन एज में एलिजाबेथ का हाल मालूम करने के लिए मिस्टर डार्सी आ जाता है। उसके आने पर जो एलिजाबेथ थी वो थोड़ा हैरान होती है कि पता नहीं अब ये यहाँ क्या करने आया है। लेकिन इसे क्या पता था कि डार्सी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आया है। डार्सी ऐसे करता है कि वहां थोड़ी देर बैठता है और फिर फाइनली एलिजाबेथ को प्रपोज कर देता है। एलिजाबेथ को इस पर पहले से ही गुस्सा था। जैसे ही वो ये सब सुनती है तो इसकी ईंट से ईंट बजा देती है। ये कहती है पहले तुमने विक्रम को धोखा दिया, तुमने उसकी जॉब छीन ली, तुमने उसके पैसे खा लिए, फिर तुम्हारा यहाँ भी पेट नहीं भरा, तुमने ऐसे किया कि जेन और चार्ल्स की खुशियां भी खा ली और अब तुम मुझे प्रपोज करने आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे बंदे से शादी करूंगी जिसने मेरी बहन की खुशियां बर्बाद कर दी हैं? डार्सी ये सब सुनने पर अपसेट हो जाता है और बिना कोई जवाब दिए वापस चला जाता है। फिर अगले दिन जब एलिजाबेथ वॉक कर रही होती है तो वहां डार्सी दोबारा से आ जाता है और एलिजाबेथ को एक लेटर देकर वहां से चला जाता है। अच्छा, इस लेटर में डार्सी ने एक्सप्लेन किया था कि उसने ये सारे काम क्यों किए हैं। डार्सी पहली बात बताता है, वो कहता है कि हाँ मैंने चार्ल्स को जेन से प्यार करने से रोका है, लेकिन मेरा ये सब करने के पीछे कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने तो ये सब जेन के लिए किया था, मुझे नहीं पता था कि जेन भी चार्ल्स को पसंद करती है। मैं तो यही समझ रहा था कि ये सब वन साइडेड है और सिर्फ चार्ल्स ही जेन में इंटरेस्टेड है। अगर मुझे पता होता कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकता और उनकी खुशी खुशी शादी होने देता। फिर दूसरी बात ये बताता है, ये कहता है कि तुम जो हर टाइम विकम विकम करती रहती हो तो आज विकम की असलियत भी सुन लो। विकम का सारा बचपन मेरे साथ ही गुजरा है और जब वो बड़ा हुआ था तो मेरे फादर ने उसे चर्च में जॉब देने का वादा किया था।
लेकिन मेरे फादर की डेथ के बाद वो एक दिन मेरे पास आया था और उसने मुझसे बोला था कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, तुम ऐसे करो कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ। इस पर मैंने विकम को 3000 पाउंड्स दिए थे और फिर वो पैसे लेकर वहां से चला गया था। लेकिन लॉयर बनने की बजाय उसने ये सारे पैसे पार्टीज वगैरह में उड़ा दिए थे। फिर कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से मेरे पास आया था और उसने आकर मुझसे बोला था कि अब मुझे वो जॉब दे दो। लेकिन मैं उस जैसे नॉन सीरियस बंदे को एक चर्च में जॉब नहीं दे सकता था। इसलिए जब मैंने इनकार कर दिया था तो उसने मुझसे बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया था। मेरी बहन उस टाइम 30,000 पाउंड्स की मालकिन थी। जब विक्रम को ये बात पता चली थी तो उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और फिर वो एक दिन इसे लेकर भागने वाला था। लेकिन हुआ ऐसे कि जो जॉर्जियाना थी उसने मुझे ये सारी बात बता दी थी और फिर मैंने खुद ये सारा मामला संभाल लिया था। इस बात की वजह से मैं विक्रम से नाराज हूँ, वरना मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम कर्नल फिट्स विलियम से भी पूछ सकती हो, वो इस सारी बात के बारे में जानता है। एलिजाबेथ जैसे ही ये लेटर पढ़ती है तो पहले पहले डार्सी की बात पर यकीन नहीं करती। ये कहती है कि क्या पता डार्सी मुझसे झूठ बोल रहा हो। लेकिन फिर ये अपने दिल में सोचती है कि माना डार्सी बुरा है, लेकिन वो इतना बुरा नहीं है कि अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करेगा। और फिर उसने मुझसे ये भी तो बोला है कि मैं ये सब कर्नल फिट्स विलियम से कन्फर्म कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि डार्सी सच बोल रहा है और जो वो विकम था वो ही आज तक मुझे चूना लगा रहा था। फिर ये इस लेटर को दोबारा से पढ़ती है और चार्ल्स और जेन वाला मामला देखकर ये कहती है कि यहाँ भी डार्सी ठीक है, इसमें जेन की भी गलती है। उसने भी तो कभी चार्ल्स को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया ही नहीं था। अगर वो खुद भी थोड़ी सी कोशिश कर लेती तो चार्ल्स उसे कभी छोड़कर ना जाता। इन शॉर्ट के ये लेटर पढ़ने के बाद जो एलिजाबेथ थी उसका दिल डार्सी के लिए साफ होना शुरू हो गया था। फिर अगला दिन शुरू होता है और बताया जाता है कि डार्सी और कर्नल फिट्स विलियम यहाँ से वापस लंदन चले गए थे। और उनके जाने के कुछ दिन बाद जो एलिजाबेथ और मारिया थी वो भी यहाँ से वापस चले जाते हैं। लंदन पहुंचने पर ये दोनों ऐसे करते हैं कि वहाँ से जेन को भी ले लेते हैं और फिर उसके साथ ये तीनों एक इन पर पहुंच जाते हैं। इस सीन पर किटी और लीडिया इनका पहले से इंतजार कर रही होती हैं। यहाँ जो किटी और लीडिया थी वो इन्हें अपनी शॉपिंग दिखाती हैं और साथ इन्हें एक और इम्पोर्टेंट बात बताती हैं। लीडिया इन्हें बताती है कि विक्रम ने मिस किंग का पीछा छोड़ दिया है, मिस किंग यहाँ से चली गई हैं और अब विक्रम दोबारा से सिंगल रह गया है। लेकिन एलिजाबेथ ये बात सुनने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि उसे अब विक्रम की असलियत का पता चल चुका था। फिर इसके बाद ये सब लॉन्ग बर्न की तरफ निकल पड़ते हैं। वापस घर पहुंचने पर मिस्टर बेनेट इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम घर रहने के बाद शाम को किटी और लीडिया ऑफिसर से मिलने के लिए मैरीटाउन चली जाती हैं। लेकिन जैसे ये दोनों वापस आती हैं तो इनका मुंह लटका हुआ था। जब घर वाले इनसे वजह पूछते हैं तो ये दोनों बताती हैं कि जो ऑफिसर्स हैं वो अब मैरीटाउन से जा रहे हैं और अब वो ब्राइटन में रुकेंगे। ये बात बताकर ये दोनों बहनें रोने लगती हैं और कहती हैं कि अब हम उनके जाने के बाद कैसे एंजॉय करेंगे। अब तो हमारी लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस हो चुकी है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उनके बगैर कैसे गुजारा करेंगे। अभी इन दोनों बहनों का ये रोना धोना चल ही रहा होता है कि कुछ देर के बाद इनके लिए खुशी की खबर आ जाती है। लेकिन ये खुशी की खबर सिर्फ लीडिया के लिए थी। लीडिया के लिए उसकी दोस्त मिसेस फॉस्टर की तरफ से एक लेटर आ जाता है। वो इस लेटर में लीडिया से बोलती हैं कि तुम तैयार रहना, कल तुम भी हमारे साथ ब्राइटन जा रही हो। लीडिया जैसे ही ये खबर सुनती है तो वो खुशी के मारे घर में दौड़ने लगती है कि मैं तो ब्राइटन जाऊंगी और मैं वहां जाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करूंगी। अच्छा, इसके जो पेरेंट्स थे वो भी इसे वहां जाने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन जो एलिजाबेथ थी वो इसके ब्राइटन जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इवन वो अपने फादर को ये भी कहती है कि उसे वहां ना जाने दें, मुझे लगता है कि यह वहां जाकर किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। अच्छा, जो मिस्टर बेनेट थे वो हमेशा की तरह नॉन सीरियस ही रहते हैं। वो एलिजाबेथ की वार्निंग को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और लीडिया को वहां जाने की इजाज़त दे देते हैं। यहाँ टाइम दोबारा से आगे बढ़ता है और जुलाई में जो एलिजाबेथ थी वो अपनी ट्रिप के लिए मिसिस गार्डिनर के घर चली जाती है। अच्छा, इनका पहले लेक्स की तरफ जाने का प्लान था, लेकिन इनका ये प्लान कैंसिल हो गया था और अब ये सब डर्बीशायर जा रहे थे। फिर जब इन्हें शाम होती है तो ये सब लैम्पटन के एक इन में पड़ाव डाल लेते हैं।
इनके इसी पड़ाव में ऐसे होता है कि जो मिसिस गार्डिनर थी वो एलिजाबेथ के पास आती हैं और इससे आकर बोलती हैं कि यहाँ पास में एक स्टेट है पेम्बरले जिसका मालिक है मिस्टर डार्सी। हम सुबह वहाँ जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? ये सुनने पर जो एलिजाबेथ थी वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि वो डार्सी से नहीं मिलना चाहती थी। ये ऐसे करती है कि इनके एक मुलाजिम से पूछती है कि क्या पेम्बरले के मालिक इस वक्त अपनी स्टेट में मौजूद हैं। इस पर जो मुलाजिम था वो इन्हें बताता है कि वो यहाँ नहीं है लेकिन उन्होंने परसों तक वापस आ जाना है। एलिजाबेथ ये सुनकर कंफर्ट फील करती है और वहाँ जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन ये तीनों पेम्बरले चले जाते हैं और वहाँ की खूबसूरती को देखकर ये तीनों शॉक में चले जाते हैं। एलिजाबेथ इस घर को देखकर बोलती है कि अगर मैं उस दिन डार्सी से शादी के लिए हाँ कर देती तो आज मैं इस घर की मालकन होती और एज अ मालकन मैं अपने आंट और अंकल को वेलकम कर रही होती। अभी ये सब चल ही रहा होता है कि इस घर की हाउस कीपर मिसेज रियोनाल्ड आ जाती हैं और वो इन्हें वेलकम करती हैं और घर के अंदर लेकर चली जाती हैं। घर दिखाते दिखाते ये सब एक वॉल पर पहुंचते हैं जहां मिस्टर डार्सी की पिक्चर लगी थी। इस पिक्चर पर जो हाउस कीपर थी वो इन्हें बताती है कि ये मेरे मालिक हैं, ये बहुत अच्छे और सखी हैं। फिर ये ऐड करती है और इन्हें बताती है कि मैं इनको तब से जानती हूँ जब से ये 4 साल के थे। उस टाइम से लेकर आज तक इन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कभी इन्होंने मुझे बुरा भला बोला है। ये हमेशा हम सब मुलाजमों का और अपने आसपास के लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, हर कोई इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। एलिजाबेथ ये सुनकर हैरान भी होती है लेकिन साथ साथ इम्प्रेस भी हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो डार्सी को खड़ूस समझती थी लेकिन वो तो थोड़ा बहुत अच्छा भी है। फिर इसके बाद ये सब बाहर जाते हैं और बाहर जाते ही एलिजाबेथ के साथ प्रैंक हो जाता है। जिस डार्सी ने एक दिन बाद आना था वो आज ही आ जाता है और उसको आता देखकर जो एलिजाबेथ थी वो शर्म के मारे लाल पीली हो जाती है कि कहीं डार्सी ये ना समझे कि मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हूँ। डार्सी ऐसे करता है कि सीधे एलिजाबेथ के पास आ जाता है और इसे हेलो हाय करता है। इसके बाद ये इसके अंकल और आंट से भी रिस्पेक्ट से बात करता है। इसका ये रूप देखकर जो एलिजाबेथ थी वो शॉक हो जाती है और अपने दिल ही दिल में क्वेश्चन करने लगती है कि ये तो किसी से सीधी मुंह बात ही नहीं करता था, लेकिन ये आज इतना बदला हुआ कैसे लग रहा है। आज तो इसमें कोई भी प्राउड नजर ही नहीं आ रहा, कहीं ये कोई बीमार वगैरह तो नहीं है। फिर इसके बाद जो डार्सी था वो एलिजाबेथ से बोलता है कि मेरी बहन जॉर्जियाना तुमसे मिलना चाहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं कल उसे तुमसे मिलवाने के लिए ले आऊं। एलिजाबेथ ये सुनकर ब्लश करती है और उससे मिलने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद ये तीनों वापस इन में चले जाते हैं। अगला दिन शुरू होते ही जो डार्सी था वो अपनी बहन को एलिजाबेथ से मिलवाने के लिए ले आता है। एलिजाबेथ जब इससे मिलती है तो वो ये देखती है कि ये तो बहुत शाय और डरपोक टाइप की है, जबकि विकम ने तो इसे कहा था कि जॉर्जियाना को अपने सोशल स्टेटस पर बहुत ज्यादा प्राउड है। ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ चार्ल्स भी आ जाता है और ये सब बातें करने लगते हैं। यहाँ चार्ल्स का बिहेवियर देखकर जो एलिजाबेथ थी उसका जो गुस्सा था वो खत्म हो गया था और साथ ही वो ये नोट करती है कि चार्ल्स अभी भी जेन में इंटरेस्टेड है। फिर इसके बाद ऐसे होता है कि अपने इस पड़ाव में कभी ये पेम्बरले चले जाया करते थे और कभी जो डार्सी लोग थे वो यहाँ इस इन में इनसे मिलने के लिए आ जाया करते थे। फिर यहाँ टाइम दोबारा से आगे बढ़ता है और एक दिन जो एलिजाबेथ थी वो इनमें अकेली थी। आज इन तीनों ने पेम्बरले में डिनर के लिए जाना था, लेकिन होता ऐसे है कि जेन की तरफ से 2 लेटर आ जाते हैं जिन्हें पढ़कर एलिजाबेथ के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। वही बात होती है जिसका एलिजाबेथ को हमेशा से डर था। इस लेटर में जेन बताती है कि एक बुरी खबर है, लीडिया विकम के साथ ब्राइटन से भाग गई है और अब वो दोनों स्कॉटलैंड जाकर शादी करने वाले हैं। दूसरे लेटर में जेन इसे बताती है कि इससे भी बुरी बात यह है कि कर्नल फॉस्टर को कहीं से पता चला है कि विकम का लीडिया से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। वो सिर्फ कर्जे वालों से बचने के लिए लीडिया के साथ भाग गया है, उसे लीडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जेन ऐड करती है कि कर्नल फॉस्टर को कहीं से पता चला है कि वो दोनों अभी लंदन में रह रहे हैं। अब कर्नल फॉस्टर और मिस्टर बेनेट उन दोनों को ढूंढने के लिए लंदन गए हैं। तुम दुआ करो कि वो दोनों जल्द अज जल्द मिल जाएं। एलिजाबेथ जैसे ही ये पढ़ती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। ये कहती है कि काश मैं अपने घर वालों को उसकी असलियत के बारे में बता देती तो आज ये सारी नौबत ही ना आती। अब अगर उसने लीडिया से शादी ना की तो लीडिया की इज्जत पर एक दाग लग जाएगा जो शायद कभी नहीं मिट सकेगा। अभी ये इसी टेंशन में होती है कि वहाँ मिस्टर डार्सी भी आ जाता है और डार्सी के आते ही जो एलिजाबेथ थी वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे विकम और लीडिया भाग गए हैं। साथ ही एलिजाबेथ बोलती है कि तुम जॉर्जियाना से एक्सक्यूज कर लेना, हम आज रात के डिनर पर नहीं आ सकेंगे।
ये सुनने पर डार्सी इसे हौसला देता है और वहां से चला जाता है। अच्छा, यहाँ डार्सी जितनी खामोशी में वापस गया है, ये इतनी ही खामोशी में सारी बात भी संभाल लेगा। फिर थोड़ी देर के बाद मिस्टर और मिसेस गार्डनर भी वापस आ जाते हैं, तो उनके वापस आते ये सब लॉन्ग बर्न की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर कुछ देर के बाद ये लॉन्ग बर्न पहुंच जाते हैं। लॉन्ग बर्न में मिसेस बेनेट को दिखाया जाता है कि वो आज बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही थी, हालांकि सारी गलती उनकी ही थी। अगर वो लीडिया पर नजर रखती तो ऐसी हरकत बिल्कुल भी ना करती। अच्छा, लीडिया की गलती होने के बावजूद भी जो मिसेस बेनेट थी वो कर्नल फास्टर को बुरा भला बोल रही थी। ये कहती है कि उसने ही लीडिया का सही से ख्याल नहीं रखा, लीडिया सिर्फ उसकी वजह से ही भाग गई है, अगर वो उसका ख्याल रखता तो वो कहीं भी ना जाती। यहाँ से टाइम कुछ दिन आगे बढ़ता है और जो मिस्टर बेनेट थे उन्हें लीडिया कहीं नहीं मिलती, तो वो फाइनली थक हार कर वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर ये खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं और इन्हें रियलाइज होता है कि सारी गलती इनकी ही है। अगर ये लीडिया पर पहले दिन से नजर रखते तो आज ये नौबत ना आती और इनकी इतनी ज्यादा रुसवाई ना होती। फिर इनके आने के 2 दिन बाद ऐसे होता है कि मिस्टर गार्डिनर की तरफ से एक लेटर आ जाता है जिसमें वो बताते हैं कि विक्रम और लीडिया दोनों मिल गए हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। उसने लीडिया से शादी करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। उसकी पहली शर्त यह है कि लीडिया के हिस्से के 5000 पाउंड उसे शादी से पहले ही दे दिए जाएं। उसकी दूसरी शर्त यह है कि बेनेट फैमिली लीडिया को हर साल 100 पाउंड्स का वजीफा देगी। उसकी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि उसके नाम का जो सारा कर्जा है वो मिस्टर बेनेट अदा करेंगे। फिर मिस्टर गार्डनर साथ ही ऐड करता है और इन्हें कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैंने ये सब संभाल लिया है, मैंने उसका सारा कर्जा वगैरह उतार दिया है और अब मैं विक्रम और लीडिया की शादी करवा दूंगा। यह सुनकर जो पूरी बेनेट फैमिली थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जो मिस्टर बेनेट थे वो मिस्टर गार्डनर को दुआएं देने लगते हैं कि इसने मेरी इज्जत रख ली है, मैं इसका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं उतार सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो मिस्टर गार्डनर का मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्जा है मैं वो आहिस्ता आहिस्ता उतार दूं। अच्छा, यहाँ जो ये पैसे थे वो मिस्टर गार्डनर ने नहीं दिए थे, वो तो खुद एक छोटे से बिजनेसमैन थे, वो ये सब अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। हमें आगे जाकर पता चलेगा कि ये पैसे किसने दिए थे। यहाँ टाइम दोबारा से कुछ दिन आगे बढ़ता है और जो विक्रम था उसकी पोस्टिंग नॉर्दर्न इंग्लैंड में हो गई थी, तो ये वहां जाते जाते कुछ दिन के लिए लॉन्ग बर्न में रुकने के लिए आ जाते हैं। यहाँ बताया जाता है कि लीडिया इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, उल्टा ये घर आकर अपनी बहनों का मजाक उड़ाती है। ये कहती है, देखो मैं तुम सबसे छोटी हूँ लेकिन फिर भी मेरी शादी तुम सबसे पहले हो गई है। दूसरी तरफ जो विक्रम था वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था जैसे उसने कोई बुरा काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ इनके रहते रहते एक दिन ऐसे होता है कि जो लीडिया थी वो गलती से फ्लो में एलिजाबेथ को बता देती है कि हमारी शादी पर डार्सी भी आया था। एलिजाबेथ डार्सी का नाम सुनकर सोच में पड़ जाती है कि उसका इसकी शादी पर क्या काम था, ये जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अपनी इसी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए मिसेस गार्डिनर को लेटर लिखती है और उनसे पूछती है कि डार्सी लीडिया की शादी पर क्या कर रहा था। इस लेटर का जवाब आ जाता है और जो मिसेस गार्डिनर थी वो इसे बताती हैं कि डार्सी ने विक्रम और लीडिया को ढूंढा है, वरना विक्रम तो लीडिया को अकेला छोड़कर यूरोप भागने वाला था। फिर ये बताती हैं कि डार्सी ने वो 5000 पाउंड्स और विक्रम का सारा कर्जा भी उतारा है और उसने मिस्टर गार्डिनर से बोला था कि आप इसके बारे में किसी को कुछ भी ना बताना। फिर एंड पर मिसेस गार्डिनर लिखती हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि डार्सी ने यह सब कुछ तुम्हारे प्यार की खातिर किया है। ये सब पढ़कर एलिजाबेथ के दिल में डार्सी के लिए प्यार और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाती हैं और वो इस इंसिडेंट के बाद डार्सी की पहले से ज्यादा इज्जत करने लगती है। दूसरी तरफ विक्रम और लीडिया कुछ दिन यहाँ रहने के बाद नॉर्दर्न इंग्लैंड चले गए थे और उनके जाते ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है। ऐसे होता है कि जो चार्ल्स बिंगले था वो अपनी बहनों और डार्सी के साथ दोबारा से नेदरफील्ड पार्क में रहने आ जाता है। इस बार जो डार्सी था वो उसे यहाँ वापस लेकर आया था। टाइम दोबारा से कुछ दिन आगे बढ़ता है और चार्ल्स डार्सी को लेकर लॉन्ग बर्न में आ जाता है। चार्ल्स को देखकर मिसेस बेनेट बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उसे बहुत वार्मली वेलकम करती हैं, लेकिन वो डार्सी को कोई भी घास नहीं डालती। अच्छा, इसके बाद जो चार्ल्स था वो अक्सर लॉन्ग बर्न में आया जाया करता था और फिर एक दिन ऐसे होता है कि ये फाइनली हिम्मत करके जेन को प्रपोज कर देता है। जेन इसके प्रपोजल को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और पूरी बेनेट फैमिली इस रिश्ते पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अभी इस प्रपोजल को एक वीक ही गुजरता है कि लॉन्ग बर्न में एक और बंदे की एंट्री होती है और वो बंदा था लेडी कैथरीन। लेडी कैथरीन लॉन्ग बर्न में आती हैं, इनका घर देखती हैं और फिर एलिजाबेथ को लेकर बाहर चली जाती हैं।
जब ये बाहर जाते हैं तो जो लेडी कैथरीन थी वो एलिजाबेथ से बोलती हैं कि मुझे पता है तुम डार्सी पर डोरे डाल रही हो, तुम उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए बना है और उसकी शादी मेरी बेटी से ही होगी। एलिजाबेथ इन सारे इल्जामों को मानने से इनकार कर देती है। उसके इनकार पर जो लेडी कैथरीन थी वो उससे बोलती हैं कि अगर तुम डार्सी में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम कभी भी डार्सी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करोगी। एलिजाबेथ जब ये सुनती है तो वो वादा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि जो हम दोनों की मर्जी होगी हम लोग वही फैसला करेंगे, हम किसी की बातों में आकर कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। यह सुनने पर जो लेडी कैथरीन थी वो गुस्सा हो जाती हैं और फिर इसकी फैमिली को बुरा भला बोल कर वहां से चली जाती हैं। इस बात को 2 से 3 दिन गुजरते हैं कि चार्ल्स और डार्सी दोबारा से लॉन्गबर्न में आ जाते हैं और ये चारों वॉक पर निकल पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ वॉक करते करते डार्सी और एलिजाबेथ जब थोड़ी पीछे रह जाती हैं तो एलिजाबेथ डार्सी का शुक्रिया अदा करती है। ये उससे बोलती है कि तुमने मेरी फैमिली की इज्जत बचाई है, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस पर जो डार्सी था वो इसे रिप्लाई देता है कि मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इवन तुमने मुझे रिजेक्ट भी कर दिया था, इसके बावजूद मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई, अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही जगह है। एलिजाबेथ ये सुनने पर बोलती है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स चेंज हो गई हैं और अब मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। डार्सी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ ये दोनों रियलाइज करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के फ्लॉज को कवर करने के लिए बने हैं। यहाँ ये वॉक खत्म होता है और अगले दिन दोबारा से ये दोनों लॉन्गबर्न में वॉक करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा, डार्सी के आने पर जो मिसेस बेनेट थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये एलिजाबेथ से बोलती हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें इसके आने की वजह से बिला वजह जहमत उठानी पड़ती है। अच्छा, जो मिसेस बेनेट थी उन्हें डार्सी पर गुस्सा था। ये अपने दिल में सोचती हैं कि इसने मेरी बेटियों में से किसी से शादी तो करनी है नहीं, ये एवं ही हर रोज़ यहाँ मुंह उठाकर आ जाता है। लेकिन मिसेस बेनेट को क्या पता था कि डार्सी ने पहले ही अपने इंतज़ाम कर लिया है। अच्छा, यहाँ से टाइम दोबारा कुछ दिन आगे बढ़ता है और एक दिन ऐसे होता है कि जो डार्सी था वो अकेला लॉन्गबर्न में आ जाता है और ये सीधा मिस्टर बेनेट के लाइब्रेरी रूम में चला जाता है। वहां पहुंचने पर जो डार्सी था वो मिस्टर बेनेट से एलिजाबेथ का हाथ मांग लेता है। ये उनसे बोलता है कि मैं एलिजाबेथ से शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर बेनेट जब ये सुनते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि एलिजाबेथ ऐसे लड़के से क्यों शादी करेगी जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। ये डार्सी से बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचकर इसके बारे में जवाब दूंगा। फिर डार्सी के जाने पर ये एलिजाबेथ को बुलवाते हैं और एलिजाबेथ से उसकी राय पूछते हैं। जब एलिजाबेथ हाँ करती है तो ये दोबारा से शॉक में चले जाते हैं। इनके शॉक में जाने पर जो एलिजाबेथ थी वो इन्हें बताती है कि कैसे डार्सी ने हमारी मदद की है और कैसे उसने विकम का सारा कर्जा उतार कर हमारी इज्जत बचा ली है। ये सब सुनने पर जो मिस्टर बेनेट थे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो डार्सी को दुआएं देने लगते हैं। फिर जब मिसेस बेनेट को इस रिश्ते के बारे में पता चलता है तो जो मिसेस बेनेट थी वो शॉक में चली जाती हैं। ये एलिजाबेथ से बोलती हैं कि क्या सच में डार्सी तुमसे शादी कर रहा है, मतलब तुम तो जेन से भी ज़्यादा अमीर घर की बहू बनोगी, ये हुई ना बात। फिर इसके बाद जो मिसेस बेनेट थी उनके शिकवे शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं और वो डार्सी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगती हैं, इवन के चार्ल्स से भी ज़्यादा। फिर इसके बाद ये चारों अपने रिलेटिव्स को अपनी एंगेजमेंट के बारे में बताते हैं और फिर फाइनली ये चारों शादी कर लेते हैं। यहाँ से टाइम दोबारा से 1 साल आगे बढ़ जाता है और बताया जाता है कि डार्सी और एलिजाबेथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एलिजाबेथ और जॉर्जियाना में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी और डार्सी उन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता था। दूसरी तरफ जो जेन और चार्ल्स थे उन्होंने भी पेम्बरले के करीब ही एक नई एस्टेट खरीद ली थी और अब वो दोनों भी इनके घर के करीब ही रह रहे थे। बाकी की जो बेनेट फैमिली थी वो भी अक्सर इनसे मिलने आया जाया करती थी और जो किटी थी वो तो रहती एलिजाबेथ और जेन के पास थी। जबकि यहाँ लीडिया और विकम के बारे में भी बताया जाता है कि जो लीडिया थी वो अक्सर एलिजाबेथ को लेटर लिखकर उससे रकम उधार मांगती रहती थी। एलिजाबेथ लीडिया के इस बिहेवियर की वजह से परेशान थी, लेकिन वो उसे अपने पास से रकम भेजती रहती थी। फिर जहाँ तक लेडी कैथरीन की बात थी उन्होंने भी इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था और वो भी अक्सर इन दोनों से मिलने पेम्बरले आया जाया करती थीं। यहाँ इस नावल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये था कुछ नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।